So today we are going to start a new chapter, electromagnetic induction. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, पहले लोगों को करंट के बारे में जानकारी थी, मैग्नेटिज्म के बारे में भी थी, लेकिन आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कैसे कुछ साइंटिस्ट, इनमें से मेन आपका ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। ऑस्टेड ने बता दिया कि आपका करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। अब ये सब होने के बाद करीब 1830 के आसपास आइडिया जो था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? साइंटिस्टों के दिमाग में बात यह आई कि अगर आप एक कंडक्टर को करंट फ्लो करा करके उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख के उसमें करंट प्रोड्यूस कर सकते हो? आइडिया समझ में आ रहा है आपका? क्या करना चाह रहे थे वो? ये बात आपको प्रूव हो गई थी कि अगर एक वायर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बात क्लियर थी। अब जो आइडिया था मेन बेसिक कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स भी किया जा सकता है कि अगर एक कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट किया जा सकता है? दिस वॉज द आइडिया एंड द आंसर वॉज यस, किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका इस बारे में ही है कि कैसे आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था, चैप्टर 4 दैट वाज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें आपने पढ़ा कैसे आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो। करंट से मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, वो आपने पढ़ा। और ये चैप्टर जो है उस चैप्टर का रिवर्स है। मतलब इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट होता है। आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा हुआ है तो आप कैसे उसमें करंट जनरेट करा सकते हो। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी की स्टार्ट हुई 1830-31 के आसपास। दो साइंटिस्ट, फैराडे एंड हेनरी, ये यूएसए के थे और ये शायद इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक साथ ही सेम टाइम में लगभग कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कशन निकाला कि आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हो। शुरुआत में जब ये बात बताई, हेनरी ने जब लोगों को ये बात बताई कि अगर आप एक कॉइल है और उसके पास में अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेट से प्रोड्यूस की हुई है, अगर आप इनके बीच में एक मोशन कराओ तो यहाँ पर इस कॉइल में एक करंट जनरेट होता है। ये बात उसने लोगों को बताई कि आप अगर एक कॉइल ले लो सिंपल और एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसका रिलेटिव मोशन कराते हो, अगर आप आगे पीछे उनको मूव कराते हो तो इसमें करंट जनरेट होता है। तो लोगों ने क्या, ठीक है तो क्या हो गया, क्या इतनी बड़ी बात है? हेनरी ने कहा ये बात कितनी बड़ी है। लोगों ने कहा क्या करना क्या है इसका? उन्होंने कहा इसका यही करना है जो एक छोटे बच्चे जो पैदा होता है तो जो वो करता है, यानी कि आगे चलकर वो कितना डेवलप कर सकता है सोसाइटी को, वो चीज़ ही मैंने डिस्कवर की है। और इस चीज़ का आइडिया आप लगाइए कि आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से जनरेट की जाती है। आज अगर आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जनरेटर के बारे में, जनरेटर में आपको पता है जनरेटर में आपका मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करा करके ही करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो आज के टाइम पे जो भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, आप जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो आप, एसी जनरेट हुई जो अल्टरनेटिंग करंट, उन सब के जो मेन बेस था, जो जहाँ से सब कुछ पैदा हुआ, दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये, कहने को छोटा था लेकिन इसने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया वर्ल्ड के अंदर। तो चलो इसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
बढ़िया सा चैप्टर है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये फैराडे और हेनरी इनके एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या। ठीक है, हम हेनरी के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या। सॉरी, फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं पहले क्या, मोस्टली सेम ही केस था। हम एक को पढ़ लेंगे, हमें पूरा केस समझ में आ जाएगा। पहले हम पढ़ते हैं क्या हुआ और फिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसको बाद में आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। आप हेनरी एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, मोस्टली सेम ही एक्सपेरिमेंट थे। सो द सेटअप वाज कि एक कॉइल थी और उस कॉइल के पास में उन्होंने रख दिया एक मैग्नेट। क्या करना चाह रहे थे आपको पता है? करना यह था उनको कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी, यानी कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख जाएगी। और जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख जाएगी तो फिर इसमें करंट जनरेट होगा। तो किया उन्होंने, मैग्नेट कॉइल ली, मैग्नेट पास में रख दिया। अब उन्होंने देखा, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया चेक करने के लिए कि इसमें करंट बन रहा है नहीं बन रहा। अगर करंट इसमें आएगा तो तुरंत ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो उन्होंने रखा, लेकिन बेकार, कोई करंट जनरेट नहीं हुआ। मैग्नेट के पास में कॉइल को रख दिया, लेकिन जो उनका आइडिया था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख दो तो क्या ये करंट जनरेट कर देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा, लेकिन करंट जनरेट नहीं हुआ। बड़े दुख की बात। फिर आगे उन्होंने कहा ठीक है, जो नहीं हो रहा तो हटाओ। हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको पीछे किया, इस मैग्नेट को पीछे की तरफ खिसकाया। और जैसे ही इस मैग्नेट को पीछे की तरफ खिसकाया, इसमें करंट जनरेट हो गया। मैग्नेट जब रखी हुई थी, इसमें कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा था। जैसे ही इस मैग्नेट को पीछे की तरफ खिसकाया, इसमें करंट जनरेट हो गया। जब तक मैग्नेट पीछे की तरफ मूव कर रहा था, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। और जैसे ही पीछे जाकर के मैग्नेट को रख दिया वापस से, फिर से डिफ्लेक्शन बंद, फिर से इसमें करंट जो शो होना बंद हो गया। उनका ये क्या चक्कर है। फिर आगे लेकर के आया मैग्नेट को, तो जैसे ही मैग्नेट को आगे लाने लगे, वापस से इसमें करंट जनरेट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। पीछे ले जाने में अब दूसरी डायरेक्शन में था, इधर लाने में दूसरी डायरेक्शन में। अब किस डायरेक्शन में जनरेट होता है वो हम पढ़ेंगे बाद में। उन्हें बड़ी मजा आई, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जब तक मैग्नेट मूव करता था तब तक इसमें करंट आता था। और जैसे ही मैग्नेट का मूव होना बंद, एक जगह मैग्नेट रख दो, इसमें करंट बंद। पास दूर से मतलब नहीं था, पास में भी लाकर रख दो तब भी इसमें करंट जनरेट नहीं होता था। अब दूर ले जाकर रख दो तब भी नहीं होता था। होता कब था, जब इसको आगे पीछे मूव कराया जाता था। जितनी देर ये चलता था उतनी देर यहाँ करंट जनरेट होता था। या फिर मैग्नेट रख दो, इसको आगे पीछे करा लो, तब भी करंट जनरेट होता था। एक एक्सपेरिमेंट तो ये, उन्होंने कहा ठीक है चलो ये हुआ, यानी कि आप कॉइल के पास में जब एक मूविंग मैग्नेट को रखते हो आप, तो इसमें करंट जनरेट होता है। और अगर ये रुक गया तो फिर इसमें करंट जनरेट नहीं होता। ठीक है, जब तक इसके पैर चलेंगे तब तक इसमें करंट बनेगा। ये सिस्टम था। अब इसके बाद उन्होंने कहा चलो कुछ और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने कहा चलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। आपका मूविंग चार्ज यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर, तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चलो उसको रख के देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को हटाया, एक दूसरी कॉइल लेकर के आए, और एक दूसरी कॉइल को लाने के बाद उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। उसमें करंट फ्लो हो रही थी लगातार। ठीक है, इसमें जो है करंट फ्लो हो रही थी, करंट इसमें फ्लो हो रही थी। अब करंट फ्लो हो रही थी, तो करंट फ्लो हो रही थी जो प्रॉपर, उसको ला करके पास में रख दिया। बोले ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चलो देखते हैं इसमें करंट जनरेट करा पाता है कि नहीं। ला करके पास में रख दिया, फिर से वही, कोई करंट नहीं। उन्होंने कहा चलो इसको आगे पीछे करते हैं। इसको जहाँ से आगे पीछे उन्होंने किया, इसको इधर ले गए, करंट बना।
इधर लाए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना। यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस था कि अगर ये रखा हुआ है तो यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा था, और अगर ये मूव करने लगता था तो फिर यहाँ पर जब रखा हुआ था करंट जनरेट नहीं हो रहा था, जब तक ये मूव करता था तब तक इसमें करंट जनरेट होता था, या फिर ये मूव करता था, यानी कि एक रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में था। अगर दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव करें एक ही डायरेक्शन में तो भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक इनके बीच की डिस्टेंस जो है चेंज होनी चाहिए कुल मिलाकर। तो जब इसमें मोशन था तब इसमें करंट था, फिर जब इसमें मोशन नहीं था तो इसमें करंट नहीं था। उन्होंने कहा चलो ये तो सेम बात ही हुई, मैग्नेट भी रखा था मैंने, तो जब तक मैग्नेट रखा था तब तक इसमें करंट नहीं बन रही थी, मैग्नेट चलने लगा था इसमें करंट बनने लगी थी। वही इसके साथ भी हो रहा है, जब तक ये रखा है करंट कैरिंग कॉइल तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, करंट नहीं बन रहा, और जब ये चलने लगा तब इसमें करंट बनने लगा। तो उन्होंने कहा चलो और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया। इस बार क्या था एक्सपेरिमेंट? इस बार उन्होंने सेम कॉइल ली और कॉइल लेकर के एक की लगाई इसमें, की जानते हो आप, टैपिंग वाली की लगाई इसमें, और ये अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। फिर क्या किया उन्होंने, इसको बंद किया, ऐसे टैप से बंद किया। जैसे ही इसको बंद किया, बंद करते ही इसमें करंट, जैसे ही बंद किया बंद करते ही इसमें करंट जनरेट हो गया। कुछ टाइम तक रहा, कुछ माइक्रो सेकेंड तक रहा इसमें और ख़त्म हो गया। जब तक इसमें बंद करने के बाद एक बहुत छोटे टाइम तक इसमें करंट जनरेट हुआ, और जब ये बंद हो गया प्रॉपर इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो फिर वही इसका करंट जीरो हो गया। इसने डिफ्रैक्शन शो करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ इसको बंद करने पे? तो उन्होंने कहा खोला, इसको वापस से खोला। जैसे ही इसको फिर से खोला वापस से, फिर से इसमें करंट जनरेट हुआ, और जब तक करंट जीरो नहीं हो गया तब तक इसमें करंट जनरेट रहा, और जैसे ही इसका करंट बंद तो फिर से इसका करंट जो है जीरो हो गया। ये 3 एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ रहा है? क्या क्या हुआ कि अगर एक कॉइल के पास में आप एक मैग्नेट को रख देते हो तो इसमें करंट जनरेट नहीं होता, लेकिन अगर मैग्नेट और इसके बीच में रिलेटिव मोशन है, मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो इसमें करंट जनरेट होता है। फिर अगर एक करंट कैरिंग कॉइल आपने पास में रख दी तो इसमें करंट जनरेट नहीं होता, लेकिन अगर ये कॉइल मूव कर रही है तो इसमें करंट जनरेट होता है। फिर थर्ड, जब आपने एक कॉइल रखी और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, पिछले वाली कॉइल में क्या था, पहले से फ्लो हो रहा था, इसमें आपने जैसे ही करंट फ्लो कराना स्टार्ट कराया, कुछ टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए इसमें करंट जनरेट हुआ। जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो फिर इसमें जो है करंट बंद हो गया, और फिर जब जैसे ही इसको बंद किया गया वापस से, तो जैसे ही इसका करंट कम होना स्टार्ट हुआ, फिर से इसका करंट इसमें जनरेट हुआ, और जब इसमें करंट जीरो हो गया तो फिर से इसका करंट जीरो हो गया। और वो प्रोसेस तो है ही कि अगर बंद करके इसको भी आगे पीछे मूव कराओ तो भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये एक्सपेरिमेंट था मेन, जिसने दुनिया बदल दी। अब कैसे इसका एक्सप्लेनेशन कि आपका आगे पीछे मूव कराने से इसके साथ ऐसा क्या हो रहा था, क्या इसके साथ ऐसा चेंज हो रहा था जिससे इसमें करंट जनरेट हो रहा था। एक बात तो क्लियर थी, केवल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से करंट जनरेट नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के साथ साथ इसको मूव कराना पड़ता है, या फिर यहाँ पर बिना मूव कराए भी कुछ तो चक्कर था। क्या चक्कर था उसको हम समझते हैं, और इसकी कहानी को समझने के पहले कि कैसे इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया, उसको समझने के पहले हमें एक वर्ड यहाँ पर समझना होगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने गॉस थ्योरम जब पढ़ी चैप्टर फर्स्ट, वहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ चुके हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड में, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप रिकॉल करो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपने पढ़ा था कि अगर एक एरिया है कोई, ठीक है, एक क्लोज एरिया है कोई सा, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
passing through this area is called electric flux. Phi equal EA cos theta. होपफुली आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड आप पढ़ चुके हो। क्या था आपका कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप एक एरिया लगा दो, एक कोई फ्रेम रख दो, ठीक है, तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जितनी उसके अंदर से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। कि एरिया से पूरी एक एरिया में पूरे मतलब इधर पूरा सब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, पानी बह रहा है ऐसे, उस पानी में आपने क्या किया, बीच में एक फ्रेम लगा दिया, तो जितना पानी उस फ्रेम के अंदर से बहा, दैट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। सेम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने एक एरिया लगा दिया, एक फ्रेम लगा दिया, उसके अंदर से जितनी पास हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज डिनोटेड बाय फाई। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था ई ए कॉस थीटा। ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ए मतलब जिस एरिया से पास हो रही है, एंड कॉस थीटा, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो ई डॉट ए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है। सेम वे में आपका हियर इज द टर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सपोज एक एरिया है और इस एरिया में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड सपोज किसी भी डायरेक्शन में, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस एरिया को एक पुट कर दिया है। देन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। सेम यहाँ पर है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। यानी कि एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उनका जो प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई से यहाँ पे डोट करते हैं, बस छोटा सा बी लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, एंड हियर द फॉर्मूला विल बी बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। थीटा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका जो इसके एरिया वेक्टर की भी हम बात कर चुके हैं भाई, आपका एरिया को हम वेक्टर से क्यों डिनोट कर रहे हैं और क्या डायरेक्शन होती है, सारी बात हमें पता है। हम सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपका गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो सेम वहाँ पर आपका बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, सो फाई बी इक्वल, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हो, सो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और इसके बारे में आप अगर यूनिट वगैरह की बात करो, सो बी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला, एंड एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, सो टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। और एक छोटी इसको आप लिख देते हो वेबर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आपका यूनिट है, यही मेन फेमस है, वेबर। यहाँ से एक चीज और होती है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी एक यूनिट निकल के आता है। आपको पता है एरिया अगर नीचे आ जाएगा, तो बी का एक निकल के आएगा यूनिट आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद रखे आपसे, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हो, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, क्योंकि एरिया नीचे आ जाएगा उसमें मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब आप इसकी डायमेंशन वगैरह फाइंड कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपने फाइंड किए हुए, पीछे एरिया की रख दो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फाइंड कर लोगे। चलो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है आपका, कि किसी एक एरिया से, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट। उसके साथ में जो मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी एक एरिया से आपका एक कोई कॉइल रखी है, कोई एक फ्रेम रखा है, उस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। उसके अंदर से जितनी पास हो रही है, उसके बाहर से कितनी मतलब नहीं है, उसके अंदर से कितनी पास हो रही है, दैट्स द मैटर। चलो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वर्ड आपको समझ में आ गया है, तो अब हम समझते हैं कि क्या दिक्कत थी फैराडे के साथ, क्यों रखे हुए नहीं बना रहे थे मैग्नेटिक करंट और चलते हुए बना रहे थे, क्या था वो एक्सपेरिमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको समझते हैं। देखो,
पहला केस आपको याद हो, कॉइल और कॉइल के बगल में मैग्नेट। अब मैग्नेट पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इसके पोल्स में पास होती है, ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे पोल से आप दूर जाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होती जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है मैग्नेट के लिए। तो क्या होगा आपका, पास में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और जैसे दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वहाँ पर पास पास होती हैं, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम वहाँ पर दूर दूर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर पास होंगी और जितना आप इससे दूर जाते जाओगे उतनी ही दूर दूर होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ होंगी ऐसे। कुछ ये सीन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। यानी यहाँ पे पास और यहाँ से दूर। तो पहले क्या होता है, आपने इसको पास में रखा, तो पास में रखा तो चलो मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से आपका पास हो रही है, ठीक है। अब जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही है तो अब इसका देखो कुछ कॉइल है आपका, असल में कॉइल आपका बराबर ऐसे टर्न मैंने दूर दूर बना रखे हैं, असल में आपका एक टर्न उसके ऊपर दूसरा टर्न उसके ऊपर तीसरा टर्न, ऐसे पूरा एक कॉइल बनी हुई है आपकी, ठीक है। अब ये जो पूरी कॉइल बनी हुई है इसमें क्या है, इसका कुछ एरिया होगा, है ना, इसका कुछ एरिया होगा। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है। तो जब इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो आपको पता है इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे कॉइल से लिंक्ड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पर रखा है, अगर यहाँ पर केवल रखा हुआ है मैग्नेट, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है वो फिक्स है। कि आपका ये 2 लाइनें 3 लाइनें जो इसके अंदर से पास हो रही है बस उतना फिक्स है कि इसके अंदर से इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, और इसका एरिया तो फिक्स है ही, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो फिक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है जो इसके अंदर से पास हो रही है, भाई ये तो रखा है, तो जिसके अंदर से पास होने वाली फिक्स है और एरिया भी फिक्स है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इसका फिक्स है। तो आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक इसका फिक्स है तब तक इसमें कोई करंट जनरेट नहीं होती। फिर आप इसको पास लाते हो, तो ये पास लाओगे आप, तो पास लाने से क्या होगा आपको पता है। देखो जब ये पास आ जाएगा, जैसे सपोज इधर आ गया सपोज, तो जब इधर आ जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही थी, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ गई, है ना। जब पास आ गया ये, तो ये समझ रहे हो ना, आपका इधर एक कॉइल रखी हुई है और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर से इधर से सपोज 2 लाइनें इधर से कहीं से पास हुई, फिर आपका पास आ गया, तो आपका जब इधर से ही निकल देंगे तो ज़्यादा पास होंगी इसके अंदर से, है ना। समझ ले थोड़ा सा, जैसे सपोज ये कॉइल है, अब ये कॉइल है, यहाँ पर आपने मैग्नेट को रखा हुआ है, तो जब मैग्नेट को रखा हुआ है आपने, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है ये कुछ इससे पास होती है, इस टाइप से। सपोज ये 2 लाइनें इससे पास हो रही हैं, अब ये मैग्नेट इसके पास आ गया, मैग्नेट को हम इसके पास ले आए, पास ला रहे हैं, तो ये मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, तो देखो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी वो बढ़ गई ना, जब इसको हम पास लेकर के आए, तो यानी कि जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, और जब इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो आपको पता है B.A, यानी कि जो B यानी जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है अगर वो चेंज हो गई तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया आपका, तो आप देखो इसमें करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है।
आप वर्ड समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता है, जब तक आप इसको मूव कराते हो, पास लाते हो, तब तक करंट बनता है। पास ला करके रख देते हो, करंट रुक जाता है। यानी कि आप जब ला रहे हो तो आप समझ में आ रहा हो, जैसे जैसे पास लाते जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो चेंज हो रही है। आप पास लाओगे थोड़ा बड़ी, फिर और पास लाए और बड़ी, फिर और पास लाए और बड़ी, फिर और पास लाए और बड़ी। तो जब तक पास लाते जा रहे हो तब तक चेंज हो रही है, और जब तक चेंज हो रही है तब तक इसमें करंट जनरेट हो रहा है। यानी कि इसमें करंट कब तक जनरेट हो रहा है, जब तक कि इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा है तब तक इसमें करंट जनरेट होता है। बढ़ जाने से करंट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि आपने पास में ला करके रख दिया, आपने बिल्कुल पास में ला करके रख दिया, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रही है अब। लेकिन अब जब आपने रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ तो गई, लेकिन जब रख दिया पास में तो फिर जितनी पास हो रही उतनी ही हो रही है, फिर चेंज नहीं हो रही। तो बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, बढ़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है। बढ़ गया लेकिन करंट शो नहीं करेगा। शो कब कर रहा था, जब आप पास ला रहे थे, यानी कि कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रही थी तब इसमें करंट जनरेट हो रहा था, ना कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से। तो कब करंट जनरेट हो रहा था कॉइल में, जब इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, सेम वे में जब आप इसको पीछे लेकर के जाते हो, तो पीछे लेकर के जा रहे हो तो आपको पता है जो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इससे आपका पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। तो कम हो रही हैं, कम होने का मतलब भी कम हो रहा है, यानी कि फाई फिर से चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज हो रहा है। बढ़ रहा है घट रहा है उससे मतलब ही नहीं है, मतलब है कम हो रहा है। जब दूर लेकर के जाओगे तो जो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी वो कम हो रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज हो रहा है। तो जब तक आप दूर ले जाते जाओगे तब तक तो इसमें करंट जनरेट होगा, और फिर जब आप दूर ले जा करके रोक दोगे, और जैसे ही रोकोगे आप तो फिर जो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो फिक्स हो जाएंगी। हाँ, इतनी ही फ्लो हो रही हैं, कम या ज़्यादा से मतलब नहीं, इतनी ही फ्लो हो रही हैं। कांस्टेंट जैसी हुई वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होना बंद हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होना बंद हो गया वैसे ही इसमें करंट भी बंद हो गया। तो आपको कंक्लूजन जो यहाँ से समझ में आ रहा हो, अगर इस कॉइल में करंट कब जनरेट होती है, इस कॉइल में करंट तब जनरेट होती है जब इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा होता है तब इसमें करंट जनरेट होती है। ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा हो रहा हो तब भी इसमें करंट जनरेट होती है, कम हो रहा हो तब भी करंट जनरेट होती है। यानी कुल मिलाकर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो केवल तब करंट जनरेट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट जनरेट नहीं हुआ, या कम होने की वजह से नहीं हुआ, हुआ किस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका चेंज हो रहा था। सेम वे में अगर आप बाकी एक्सपेरिमेंट को समझो तो बाकी एक्सपेरिमेंट को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। कि आपका एक कॉइल थी, जो कॉइल के पास में जो आपने दूसरी कॉइल रखी करंट कैरिंग, इसमें बैटरी लगी हुई थी और इसमें गैल्वेनोमीटर करंट पढ़ने के लिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब ये रखा हुआ था, अब करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही होगी, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही होगी तो इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जब तक रखी हुई है तब तक जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और जो इससे पास हो रही है दैट इज कांस्टेंट। जब इसको मूव कराने लगते हो, इसके पास की तरफ लाते हो, तो इसके अंदर से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, इससे इसमें करंट जनरेट हो जाता है। और जब इसको दूर लेकर के जाते हो तो फिर से द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीजेज एंड हेंस अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंज एंड अगेन अ करंट इज जनरेटेड। दूर ले आओगे तब भी करंट जनरेट होता है, पास लाओगे तब भी जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई उससे मतलब नहीं है, जो इसके अंदर से पास हो रही है वो चेंज हो रही है ना, यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब आप पास लाओगे तो इसके अंदर से पास होने वाले नंबर्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, जब इसको पास लेकर के आओगे। जब दूर लेकर के जाओगे तो इसके अंदर से पास होने वाले नंबर घट जाएंगे, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी तो फिर फ्लक्स भी आपका जो है चेंज हो रहा होगा। और जब तक इसका फ्लक्स चेंज होता है तब तक इसमें करंट जनरेट होता है। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, बढ़ जाता है घट जाता है, फिर से बता रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, चेंज होना जब बंद हो जाता है तब इसका करंट जो है बंद हो जाता है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था कि ये था, आपने की लगाई हुई थी,
ना। और जैसे आप की को बंद करते हैं तो उसमें थोड़ा देर के लिए करंट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे की को बंद किया तो आपका तुरंत इसमें करंट फुल नहीं हो जाता। क्या होता है, करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, थोड़ा करंट फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा देर में आपका पूरा कायदे से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। यानी कि जब आप की ऑन करते हो तो करंट को इंक्रीज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, करंट इसका धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। और जब इसका करंट धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है यानी करंट इसका चेंज हो रहा होता है। करंट धीरे धीरे करके इंक्रीज करने का मतलब करंट इसका चेंज हो रहा होता है। और जब आपको पता है कि जब किसी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट से ही तो जनरेट होती है इसमें कॉइल में। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। तो जब इसने जो करंट बनाई वो चेंज हो रही है, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होती है तो फिर क्या होता है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी वो भी चेंजिंग होगी, यानी कि इसका जो फ्लक्स है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। और जब कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा तो इसमें करंट जनरेट होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब पूरा करंट फुल हो जाएगा एकदम से, एक स्टडी करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। जब करंट इसमें स्टडी हो जाएगा, एक फिक्स करंट फ्लो होने लगेगा, यानी ये कि फिक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगी। वो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जब इससे पास होगी तो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स तो होगा लेकिन चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसमें करंट जनरेट नहीं होती। फिर जब इसको ऑफ करते हो आप तो करंट तुरंत ही जीरो नहीं हो जाता, करंट को जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। करंट आपका जीरो आने के लिए घटना स्टार्ट हुआ। जब करंट घटना स्टार्ट हुआ यानी करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो जो उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो भी चेंज हुई। और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर से पास हो रही है तो इसका फ्लक्स भी चेंज हुआ। और जब इसका फ्लक्स भी चेंज हुआ तो इसमें फिर से करंट जनरेट हो गया। और जब इसमें करंट जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, इसका फ्लक्स भी जीरो हो गया, तो आपका इसका करंट फ्लो होना बंद हो गया। यानी तीनों एक्सपेरिमेंट से जो आपका एक कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन इज इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल चेंज, if the magnetic flux linked with a coil change, then a EMF समझते हो ना, EMF voltage is generated in it and hence a current is also induced. This phenomena is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका चैप्टर का नाम था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर किस बारे में है। क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, कि अगर एक कॉइल है और इस कॉइल से लिंक्ड जब फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस कॉइल से लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर इस कॉइल का एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, तो अगर ईएमएफ यानी वोल्टेज जनरेट हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, तो अगर इसमें फिर करंट भी जनरेट होगा, तो एक करंट भी जनरेट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप डेफिनेशन दे सकते हो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज देन एन ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज जनरेटेड इंड्यूस्ड इन इट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इन फैराडे एक्सपेरिमेंट को समराइज करने के लिए दो लॉ दिए गए, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। अब हम उनको देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। सो जो आपने फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इस फैराडे के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलते हैं, उनको दो लॉ में समराइज किया गया, दैट आर कॉल्ड फैराडेज लॉ। दो लॉ है। फर्स्ट लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमैन लॉ। क्या कहता है ये, इस लॉ के हिसाब से पहले तो आपकी डेफिनेशन कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंज देन अ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। एक कॉइल से जब लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। एंड जो उसने बात बताई आगे, दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट लॉ को हम समझ लेते हैं, क्या कहता है वो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स
linked with a coil change, linked with a coil change and EMF समझते हैं ना, वोल्टेज डेवलप होना। EMF वर्ड आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। EMF का मतलब कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी करंट जनरेट होता है, ठीक है। एक वायर है, अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर करंट कैसे ही फ्लो होगा, आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। एंड EMF इज इंड्यूस्ड and the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसका रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। असल में नेगेटिव रेट होता है। नेगेटिव क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे। तो द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ये कहता है कि जब एक कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट जनरेट होता है, यानी EMF जनरेट होता है, और EMF से आपका EMF मतलब पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस है तो फिर करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। एंड EMF इज इंड्यूस्ड, एंड जो ये इंड्यूस्ड EMF है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, नेगेटिव वर्ड को भी हम समझ रखते हैं अलग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। सिंपल सा ये लॉ कहना चाहता है, फर्स्ट लॉ जो आपका न्यूमैन लॉ बोलते हैं इसको, ये कहना चाहता है कि EMF जो इंड्यूस होता है, इसे नोट कर देते हैं हम, है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही, ठीक है। तो हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें, अपने थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में है आपका कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस क्या फ़र्क है इनमें। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सपोज आपका एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है आपको, सपोज पहले φ1 है, पहले फ्लक्स, एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। सपोज आपका इसका φ1 है और फिर थोड़ा टाइम के बाद जो इससे फ्लक्स चेंज होकर के φ2 हो गया, कम हो गया ज़्यादा हो गया उससे मतलब नहीं है, φ2 हो गया। सपोज किसमें, डेल्टा टी टाइम में, पहले इससे लिंक्ड फ्लक्स φ1 था, डेल्टा टी टाइम के बाद इससे लिंक्ड फ्लक्स φ2 हो गया। तो कहता है जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो गया, पहले φ1 था φ2 हो गया, φ2 हो गया ना फाइनल, पहले φ1 था तो इतना चेंज हुआ, और जितने टाइम में हुआ इन डेल्टा टी, डेल्टा टी ई इसके प्रोपोर्शनल होता है, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। अब असल में इसमें नहीं माइनस भी लगा होता है, माइनस क्या होता है उसकी हम बात करेंगे अभी। ये सिंपल सी चीज़ है, यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, और जितने कम टाइम में होगा, यानी जितनी जल्दी EMF फ्लक्स चेंज होगा उतनी जल्दी उतना ज़्यादा ही आपका EMF इंड्यूस होगा। यानी कि EMF डिपेंड करता है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा EMF उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा, और जितनी जल्दी चेंज होगा, जितना कम टाइम लगेगा चेंज होने में फ्लक्स, उतना ही ज़्यादा EMF आपका इंड्यूस होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल आप हटाते हो, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पर आता है 1, सो E विल बी इक्वल माइनस, अब इसको आप φ2 माइनस φ1 या फिर आप चेंज इन फ्लक्स डेल फाई भी लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फर्स्ट फैराडेज लॉ, E इक्वल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डी टी। और अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हो, टाइम लिमिट आपका ऑलमोस्ट 0 की तरफ है, आपको पता है जब बहुत छोटे टाइम के लिए आप बात करते हो तो आप इसको रखते हो किसमें, डी में, डेल्टा की जगह आप कर देते हो डी। बहुत छोटे टाइम भाई इसका मतलब भी चेंज ही होता है लेकिन बहुत छोटा, डेल्टा टी अगर 10 × 0 यानी बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हो अगर आप, सो E विल बी माइनस डी फाई बाई टी टी। इस माइनस टर्म को हम समझेंगे इन
सेकेंड लॉ से आपका ये माइनस टर्म जो है यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा, क्यों माइनस यहाँ पर लगाते हैं। सो फर्स्ट लॉ फुली आपको समझ में आ गया होगा कि द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ। आपका जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, और जितनी जल्दी चेंज होगा, जितना टाइम कम लगेगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ कॉइल में आपका इंड्यूस होगा, और आपका उतना ही ज़्यादा उसमें करंट भी जनरेट होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंज लॉ। सेकेंड लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण वह जनरेट हुआ है। सिंपली द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। लिख देता हूं अगर मैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर आपको करंट इज सच दैट इट अपोज द रीजन ड्यू टू विच। अच्छा, लास्ट में आपका फर्स्ट लॉ में एक चीज रहेगी थोड़ा सा, कि अगर कॉइल में एन टर्न है अगर कॉइल में, तो सारे टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगा और सबका ईएमएफ टोटल आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर कॉइल में एन टर्न है तो आपका ई इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। ठीक है, ये हाँ। सो दैट द रीजन इट अपोज द रीजन ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड लॉ कहता है कि जो डायरेक्शन आपका होती है, इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होता है आपका, ये जो करंट आपका जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस रीजन का ही अपोज करता है जिसके कारण वह बना है। क्या मतलब? मतलब ये कि सपोज ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। अब अगर ये कॉइल है, सपोज आपका ये डेड डैश वाला पार्ट आपका जो है, सपोज ये अंदर की तरफ का है और ये डार्क वाला आपका बाहर की तरफ का है। ठीक है, ऐसे एक कॉइल आपका ऐसे रखी हुई है, ये वाला पार्ट आपका बाहर को शो कर रहा है, ये वाला सपोज अंदर की तरफ शो कर रहा है। अब ये रखी हुई कॉइल, अब आपको पता है कि एक मैग्नेट आप लोगे, आप इसके पास में लेकर के आओगे, तो जब मैग्नेटिक पास में लेकर के आओगे, सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब इसमें करंट इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि वो इसका ही अपोज कर सके। यानी जो आप नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हो, इस नॉर्थ पोल को पास ना आने दे। इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है कि आपका जो नॉर्थ पोल आप पास लेकर के आ रहे हो पास ना आ पाए। ठीक है, यानी कि अब पास कब नहीं आ पाएगा, जब आपको पता है कि नॉर्थ है, अगर इधर भी नॉर्थ हो जाए तो नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ रिपेल करते हैं, यानी पास नहीं आने देना चाहेगा। तो करंट इसमें कैसे इंड्यूस होगा? इस तरीके से इंड्यूस होगा कि पास नहीं आने देना चाहिए, यानी कि अपने जिस रीजन से बन रहा है उसी का ही अपोज करता है। दैट इज द सेकेंड लॉ। इसी वजह से माइनस लगता है, यहाँ पर माइनस इसलिए लगता है, क्यों? क्योंकि आपका जिधर आप बनाना चाह रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ईएमएफ जो है आपका इंड्यूस होता है। यानी माइनस का मतलब है आपका कि जिस कारण से बन रहा है उसका ही अपोज कर रहा है, इस कारण से बन रहा है उस चीज का ही आपका ये अपोज करता है। लेंज लॉ आपको फिर से समझो कि कॉइल है अगर, तो अगर इसको आप पास में लेकर के आओ, इसको अगर आप पास में लेकर के आओ तो क्या होगा? इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि इस नॉर्थ पोल को रिपेल करे, पास ना आने दे। तो यानी कि यहाँ पर
नॉर्थ पोल जनरेट होना चाहिए, यानी नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। और नॉर्थ पोल आपको कब जनरेट होगा, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि अगर एक कॉइल है, अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और अगर करंट उसमें क्लॉकवाइज है तो फिर यहाँ से जा रहा है, तो इस एरिया में यहाँ से देखने पे अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो फिर ये वाला सरफेस नॉर्थ पोल हो जाएगा और पीछे वाला साउथ पोल हो जाएगा। और अगर यहाँ से देखने पे क्लॉकवाइज करंट हुआ तो फिर आपका ये वाला सरफेस साउथ पोल हो जाएगा और पीछे से आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ पोल ही जनरेट करना है यहाँ पर। नॉर्थ पोल ही जनरेट करने का मतलब क्या, आपका इस तरफ से देखने पर करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका करंट दैट प्रोड्यूस द नॉर्थ पोल। यानी जहाँ से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, जहाँ से देखने पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे दैट इज द नॉर्थ पोल, और जहाँ से क्लॉकवाइज दिखे दैट इज द साउथ पोल। तो यानी कि करंट कैसे जनरेट होगा कि नॉर्थ पोल को ही अपोज कर सके। अब नॉर्थ पोल को ही कौन अपोज करेगा, दूसरा नॉर्थ पोल। यानी करंट कैसा जनरेट होगा, यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। अब जो नॉर्थ पोल जनरेट हो गया वो नॉर्थ पोल इस पास आने वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। यानी करंट कैसा जनरेट होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका जो है जनरेट होगा। अगर आप इसके साउथ पोल को पास में लेकर के आओ तो क्या होगा, साउथ पोल के आने का अपोज करेगा, और जब साउथ पोल के आने का अपोज करेगा यानी यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा। और अगर यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा तो आपको पता है यहाँ से देखने पर करंट फिर क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज जनरेट होगा। करंट आपका क्लॉकवाइज जनरेट होगा, तो फिर आपका क्लॉकवाइज जो है जनरेट होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्या लॉ आपका यहाँ पर इस चीज को जस्टिफाई करता है, उसको हम समझते हैं। पहली बात आपके समझ में आ गया होगा कि जिस चीज की वजह से बना है उसी का अपोज करता है। जैसे आप इसको दूर ले जाओ, तो अब जब दूर लेकर के जा रहे हो तो अब यहाँ पर किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि आप इसको दूर लेकर के जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास हो रही थी वो कम हो रही है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अब इसलिए करंट बन रहा है क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो अब ये इसके दूर जाने का अपोज करेगा। यानी जब पास आ रहा था तो पास नहीं जाने देना चाह रहा था, और जब दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देना चाह रहा है। यानी कि अब ये नॉर्थ है, तो अब ये अगर इसको दूर लेकर के जा रहे हो आप तो यहाँ पर साउथ डेवलप करेगा। अगर इसको आप, इसके मोशन पर डिपेंड करता है, अगर इसको आप दूर लेकर के जा रहे हो तो फिर क्या होगा, क्यों यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये दूर जा रहा है, तो ये अपोज करेगा, बोले नहीं जाओ, ये बोलेगा नहीं जाओ। अब नहीं जाने का मतलब ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा मतलब क्या, यहाँ पर नॉर्थ है तो इसका मतलब यहाँ पर साउथ जनरेट होगा, ठीक है। यानी कि जब इधर की तरफ अगर मैग्नेट मूव कराओ तो फिर ये क्या कहेगा कि भैया दूर नहीं जाओ, पास आ जाओ, अपोज करेगा। क्यों, किस लिए बनना है यहाँ पर करंट, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो ये नहीं जाने देना चाहेगा। और अगर पास आने लगेगा तो कहेगा पास मत आओ, दूर जाओ। यानी कुल मिलाकर इसको हमेशा अपोज ही करना होता है, तो उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण ये बना हुआ है। इस तरीके से करंट जो आपका ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। फिर से समझ में आ रहा है, जब नॉर्थ पास में आ रहा है, नॉर्थ पास में आएगा तो ये नॉर्थ जनरेट करेगा ताकि दूर जाए, पास ना आए। फिर अगर नॉर्थ दूर जाने लगेगा तो साउथ जनरेट कर देगा ये, ताकि ये पास आए, दूर ना जाए। यानी कि जो हम कर रहे हैं वो नहीं करने देना चाह रहा। फिर अगर आप साउथ को पास लाओगे तो ये साउथ जनरेट करेगा ताकि पास ना आए। फिर आप साउथ को अगर दूर ले जाना चाहोगे तो नॉर्थ जनरेट करेगा ताकि ये दूर भी ना जाए। तो यानी कि जो भी हम करें उसका अपोज करेगा। जिस भी रीजन से हम, जिस भी तरीके से यहाँ पर करंट इंड्यूस कर पा रहे हैं उसका ये अपोज करेगा। दिस इज द लेंज लॉ एंड दिस इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप समझो। आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, जनरेट नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप एनर्जी को वर्क करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एनर्जी को आप जनरेट नहीं कर सकते। तो सपोज आपका ये इस तरीके से वर्क करने लगे कि जो हो रहा है वो होने दे। यानी कि नॉर्थ पास आ रहा था तो ये और साउथ जनरेट कर दे कि आ जाओ भैया और पास आ जाओ, आप अपोज ना करे, पास आने दे। तो जब ये पास आने देगा, सपोज इसने अगर साउथ जनरेट कर दिया, ये नॉर्थ है, नॉर्थ को हम साउथ के पास लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होगा ये कि अपने आप खिंच जाएगा, हमें तो ले जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये अपने आप खिंच रहा है, पास आ रहा है इसके साउथ, अगर इसने जनरेट कर दिया, तो अगर ये अपने आप खिंच रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है।
तो करंट इंड्यूस हो गया इसमें। और आपको पता है जब करंट होता है आपका तो फिर उसके अंदर आपका एनर्जी भी होती है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा पावर, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी भी आपका जनरेट होती है। जिस भी वायर में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा होता है तो वायर करंट फ्लो होने से उसमें क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है स्टोर होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो अगर यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है तो हम तो काम नहीं कर रहे, ये अपने आप खींच रहा है। और अपने आप खींच रहा है नहीं कि हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं, और हम वर्क भी नहीं कर रहे हैं और इसमें एनर्जी भी जनरेट हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें अगर एनर्जी जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आनी चाहिए, कोई ना कोई दूसरा एनर्जी देगा तभी इसमें जनरेट होगी। इसमें अपने आप एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती, कोई ना कोई दूसरी की एनर्जी को यूज करके ही अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को आप जनरेट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब ये अगर सपोर्ट करने लगे इसके आने का, यानी हमारे ले जाए बिना ये अपने आप खींच लेगा, तो अगर अपने आप इसने खींच लिया तो फिर वर्क तो किसी ने किया नहीं, लेकिन फिर भी इसमें करंट इंड्यूस हो गया और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ गई। ये पॉसिबल नहीं है, ये अपोज करता है, हमें ज़बरदस्ती ले जाना पड़ता है। और जब इसके अपोज करने पर हम ज़बरदस्ती ले जाते हैं, जो हमारी एनर्जी जो यूज हुई, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आपको अपना वर्क करना ही पड़ेगा अगर इसमें एनर्जी इंड्यूस करनी है। ऐसा नहीं होता है कि इसने अपने आप खींच लिया और खुद ही इसकी एनर्जी भी बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपका कहता है। तो सेकेंड लॉ इज बेसिकली लेंज लॉ, दैट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये प्रूव करता है कि अपने आप इसमें करंट जनरेट नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, ये अपोज करेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप वर्क करते हो तो वो जो आपने वर्क किया दैट इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज सेकेंड Faraday's law. So these are the two simple law of Faraday. First Newman law and second Lenz law. I hope you got it. Thank you.